देखो, हम लोग इसमें से बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या होता है तो पढ़ ही लिए थे हम लोग। 3 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे, रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, क्यों हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होता है। 3 रीजंस हम लोग पढ़े थे। पहला स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग और क्या पढ़ चुके हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब के बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ठीक है, और कोई एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल? हाँ बताओ बताओ बताओ। के लिए सैलरी देना, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो के पास कंपनी एक्स वाई 3 जगह जॉब अपॉर्चुनिटी पास। ठीक है, और ये पढ़ लिख कर बन गया है कुछ एक। ठीक है, अब ये जॉब के लिए जब अप्लाई किया, 3 कंपनी से इसके पास ऑफर आया। पहला कंपनी इसको सैलरी ऑफर किया 30,000 रुपये, दूसरा ऑफर किया 40,000, दूसरा ऑफर किया 35,000। ठीक है, 3 ऑप्शन था, 30, 40 एंड 35। ठीक है, तो ये क्या किया, सीक्वेंस वाइज पहले इसको सजा दिया। सबसे हाई प्रायोरिटी में किसको रखा, कंपनी वाई, जहां से कितना मिलेगा 40,000। फिर रखा कंपनी जेड, जहां से कितना मिलेगा 35। उसके बाद रखा कंपनी जहां से कितना। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है, एक रैशनल पर्सन का मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक है। ठीक है, जैसे हम किसी को बेवकूफ बोलते हैं, गाली देते हैं किसी को, मान लो तू पागल है या बेवकूफ है, तेरा दिमाग नहीं। हम इकोनॉमिक्स में गाली देते हैं अगर हम किसी को इरैशनल पर्सन बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन अगर रैशनल नहीं है, इसका मतलब उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, वो सोच समझ के डिसीजन नहीं ले सकता। तो अगर हम इकोनॉमिक्स में किसी को रैशनल पर्सन बोल रहे हैं, मतलब उसका दिमागी हालत ठीक है, वो सोच समझ के डिसीजन लेगा, वो अपने बेनिफिट के लिए डिसीजन। तो बताओ, एक रैशनल पर्सन जिसका दिमागी हालत ठीक है, जो सोच समझ के डिसीजन लेगा, वो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा चूज करे, प्रोवाइडेड बाकी सब कुछ सेम है, मतलब वर्किंग आवर्स, काम करना, सब कुछ सेम है। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ सैलरी में डिफरेंस है। तो एक रैशनल पर्सन जिसका दिमागी हालत ठीक है, वो कौन सा डिसीजन क्या लेगा, कंपनी वाई चूज करेगा। ठीक है, अच्छा अगर वो कंपनी वाई चूज करता है, तो क्या वो कंपनी जेड चूज कर सकता है? अगर वो वाई चूज कर लिया है ऑलरेडी, तो क्या अब वो जेड चूज कर सकता है? क्या वो दोनों ऑप्शन ले सकता है? नहीं ले सकता, 2 जगह तो जॉब नहीं कर सकता, कोई एक ही जगह जॉब करेगा। तो जब वो कंपनी एक्स वाई को चूज किया, तो कंपनी जेड उसको छोड़ना पड़ा। हम कंपनी एक्स का भी बात ही नहीं कर, ठीक है, कंपनी एक्स को एक बार छोड़ दो, मान लो ये ऑप्शन है ही नहीं, हम 2 कंपनी ले ले, अच्छा रहेगा। तो मान लो 2 ही ऑप्शन, एक 40,000 और एक 35,000। तो जब वो कंपनी वाई को चूज, तो वो ऑब्वियस सा बात है कंपनी जेड को चूज नहीं कर पाया। तो 40,000 रुपीज कमाने के लिए तो कितना रुपए छोड़ना पड़ा, 35,000। बात समझ में? ठीक है, जब वो 40,000 कमा रहा, हाँ कमा ज्यादा रहा है, पहले 35, अगर ये चूज करता तो 35 कमाता, वो चूज किया तो 40 कमा रहा है, लेकिन 40,000 कमाने के लिए उसको कितना छोड़ना पड़ा, 35,000 छोड़। ये 35,000 क्या है, कॉस्ट। ठीक है, दिस इज, थोड़ा मोड़ा समझ में आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो तुम हो, ये तुम पढ़ लिख लिए, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, बिजनेस है और जॉब है।
दो ऑप्शन, ठीक है। अगर तुम बिजनेस करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे काटने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट होगा 15 लाख रुपए। लेकिन अगर तुम जॉब करते हो, तुम्हारा प्रॉफिट या तुम्हारा सैलरी जो है वो होगा 12 लाख रुपए। सब एक्सपेंसेस दोनों में काट पीट के ये घर पे बचेगा, नेट है पूरा, घर पे इतना रुपया बचेगा, ठीक है। तो बताओ, तुम अगर एक रैशनल पर्सन हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक रैशनल पर्सन हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कंसिडरिंग कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा कम मिलेगा लेकिन बिजनेस करेंगे, ऐसा माइंडसेट होता है ना। हम वो सब चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर, हम प्योरली मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखें तो हमें क्या चूज करना चाहिए? बिजनेस। तो अगर तुम बिजनेस करोगे तो क्या तुम जॉब कर पाओगे? ये 12 लाख तुम्हारा गया, के बदले में कितना आया? तो 15 लाख रुपए कमाने, 12 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 12 लाख रुपए क्या बनेगा? बात समझ, ठीक है। और एग्जांपल ले, मान लो ये जमीन, 1 एकड़ ऑफ लैंड, 1 एकड़ जमीन, ठीक है। अब 1 एकड़ जमीन में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर तुम वेजिटेबल्स लगा सकते हो या फिर फ्रूट्स लगा, ठीक है। तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर तुम वेजिटेबल का कल्टीवेशन कर सकते हो या फिर फ्रूट्स का कल्टीवेशन, ठीक है। अगर तुम वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हो तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को काटने के बाद 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा साल में। लेकिन अगर तुम फ्रूट्स लगाओगे, प्रॉफिट होगा। तो एज अ रैशनल पर्सन तुम क्या करना चाहोगे? ऑब्वियसली फ्रूट्स। तो अगर तुम इस फील्ड में फ्रूट्स लगाओगे तो क्या तुम वेजिटेबल लगा सकते हो? क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज रिसोर्सेस लिमिटेड है, ये जमीन इतना ही है। अब इसमें एक ही काम हो पाएगा, दोनों काम नहीं हो पाएगा। तो अगर हम फ्रूट्स लगा रहे हैं तो हम लोग वेजिटेबल नहीं लगा पाएंगे। तो फ्रूट्स का कल्टीवेशन करें तो 7 लाख रुपए आएगा, लेकिन उसके वजह से वेजिटेबल का कल्टीवेशन हम लोग नहीं कर पाए। तो 5 लाख इज आवर अपॉर्चुनिटी, आधा आधा, है ना? क्या हिसाब लगाओ थोड़ा, ज्यादा कैसे मिलेगा आधा आधा करने से? इधर का 3.5 मिलेगा, 3.5, और उधर मिलेगा 2.5, टोटल कितना हुआ? है। इससे बेटर क्या है, पूरे में फ्रूट्स लगाओ तो 7 लाख मिलेगा, ठीक है। तो 7 लाख रुपीज कमाने के लिए हमें 5 लाख छोड़ना पड़ा, तो 5 लाख इज आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। बात समझ में आया? थोड़ा मोड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझ में आ गया। चलो पढ़ो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको हम लोग अपॉर्चुनिटी, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन को तो हम चूज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन तो हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हम लोग बात किए वेजिटेबल एंड फ्रूट। फ्रूट पहला ऑप्शन था, वेजिटेबल दूसरा ऑप्शन था, तो फ्रूट को तो हम चूज कर लिए। तो नेक्स्ट बेस्ट क्या था? सेकंड बेस्ट है ऑल्टरनेटिव वेजिटेबल था। तो वेजिटेबल जिस ऑल्टरनेटिव को हम चूज, फॉरगॉन, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, काम कर रहे हो 40,000 में, दो जॉब ऑफर आया, तुम ऑलरेडी 40,000 में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। अभी तुम्हारे पास दो और नया ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। पहला वाला ऑफर करता है 30,000 रुपये और दूसरा वाला ऑफर करता है 35,000 रुपये, ठीक है। तुम ऑलरेडी 40,000 में काम कर रहे हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन आता है, एक 30,000, एक 35,000। बताओ कौन सा सिलेक्ट करोगे तुम? जो काम कर रहे हो उसी में कंटिन्यू करोगे, है ना, क्योंकि दूसरे दोनों ऑप्शन तो कम है। तो तुम 40,000 जब तुम सिलेक्ट किए तो तुम नेक्स्ट बेस्ट किसको सिलेक्ट नहीं किए? 35,000 को। 30,000 को तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि ये तो हमारे लिस्ट में है ही नहीं अभी। नेक्स्ट में कौन था? ये। अगर ये नहीं होता तो उसके बाद ये होता, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं, तीसरा ऑल्टरनेटिव के बारे में हम कभी भी बात नहीं। तो जब हम 40 में कंटिन्यू करेंगे तो हम ये 35, दिस 35 बिकम्स आवर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कोई एग्जांपल दिया, एक बार पढ़ो यहाँ से एग्जांपल को, रीड करो यहाँ से।
ठीक है। The given case, the opportunity cost of working in the bank is the cost of next best alternative foregone, that is 35. The amount of other goods and service that must be sacrificed to obtain more of any one goods called the opportunity cost of debt. ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। ये कौन है? सब जानते हो? क्या इसका शादी हो चुका है? हुआ है। अभी हम इसका शादी करवाएंगे, ठीक है। देखो, मान लो इसके पास 3 रिश्ता आता है शादी। 1 2 किसका आएगा बताओ? और एक का किसका दे दें बताओ? जैकलीन का, ठीक है। 3 का दे देते हो आप, ठीक है। अब जब 3 का रिश्ता आया तो ये उसको प्रायोरिटी वाइज रैंकिंग, फर्स्ट रैंकिंग दिया ऐश्वर्या को, तो वो ऐश्वर्या को ही देगा पहला रैंक, ठीक है। दूसरा रैंकिंग दिया मान लो कैटरीना को, और तीसरा रैंकिंग दिया जैकलीन, ठीक है। अब ऐश्वर्या का तो शादी हो चुका है, ठीक है, तो ये तो लिस्ट से ऐसे ही कट गया, इसको हटा देते हैं। अब ये ऑप्शन है ही नहीं, और अब 2 ऑप्शन बचा है, कैटरीना और जैकलीन। मान लो ये कैटरीना के पास गया और यहाँ पर इसका रिश्ता फाइनल, जब इससे शादी कर लिया तो क्या इससे शादी कर पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। कर तो सकता है लेकिन नॉर्मली अलाउड नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये कैटरीना से शादी किया तो जैकलीन कैंसल, ठीक है। जब पहला ऑप्शन को वो चूज किया तो दूसरा ऑप्शन उसको छोड़ना पड़ा, जब ये ऑप्शन को छोड़ा तो दिस बिकम्स, ठीक है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए इसको छोड़ना पड़ा, जैसे जॉब में था 40,000 एंड 35,000, तो 40,000 को सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें इसको छोड़ना पड़े, अदरवाइज तुम 40,000 को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब तो कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें वेजिटेबल का कल्टीवेशन छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम फ्रूट्स का कल्टीवेशन कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो सेकंड जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या बन गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट बाकी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव, ठीक है। देखो, हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स दो सेंस में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक तो है पॉजिटिव, है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है हमें फैक्ट के बारे में, फैक्ट के बारे में, और नॉर्मेटिव हमें बताता है वैल्यू जजमेंट के। एक एग्जांपल देता हूं, सब क्लियर हो जाएगा। पापा ने बच्चे को पीटा, ठीक है, ये फैक्ट है, बच्चा आज मार खाया है, पापा ने वो मारा, ठीक है, दिस इज फैक्ट। अब मैं बोलता हूं कि पापा को नहीं पीटना चाहिए था, मैं क्या बता रहा हूं, क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या था? फैक्ट, जो हुआ। अब चाहे वो गलत हुआ चाहे वो सही हुआ, उससे हमें, पापा ने बच्चे को मारा, ये स्टेटमेंट है और ये फैक्ट है, ठीक है। अब इसमें हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, हमें नहीं पता। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला? पापा को बच्चे को नहीं मारना चाहिए था, ये क्या है? दिस इज वैल्यू जजमेंट। मतलब मैं अपना सजेशन दे रहा हूं, मैं अपना जजमेंट दे रहा हूं, क्या होना चाहिए था या क्या होना नहीं चाहिए, गलत हुआ या सही हुआ, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है फैक्ट के बारे में, चाहे वो फैक्ट सही हो चाहे वो फैक्ट गलत हो, उससे हमें कोई, हाँ? ठीक है। हम स्टेटमेंट दिए पापा ने बच्चे को मारा, अब ये फैक्ट है। अब हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताएगा? दिस इज फैक्ट, फैक्ट हमें बता देगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, चाहे वो इकोनॉमी के लिए अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरा वाला हमें क्या बताता है? नॉर्मेटिव, क्या सही है क्या गलत है, जो हुआ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, होना चाहिए था या नहीं था, पापा को बच्चे को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, या पापा को और पीटना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज माय जजमेंट, ये मैं बता रहा हूं कि क्या सही हुआ या क्या गलत हुआ।
तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमी। ठीक है, पढ़ो पहला स्टेटमेंट मीनिंग। इट डील्स विथ व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। इट डील्स विथ व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए था, क्या और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी वेरीफाइड विथ एक्चुअल डेटा, हम एक्चुअल डेटा के साथ इसको चेक कर सकते हैं, सही में पापा ने मारा है या नहीं मारा, ये हम चेक कर सकते हैं। लेकिन सही में मारना चाहिए था या नहीं चाहिए था वो हम चेक भी नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। पहले एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग, इंडियन इकोनॉमी में प्राइस राइज हो रहा है, ये फैक्ट है। आए दिन हर चीजों का महंगाई बढ़ रहा है, प्राइस राइज हो रहा है, ये फैक्ट है। प्राइसेस इन द इंडियन इकोनॉमी आर राइजिंग। अब प्राइस को राइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को उसको कंट्रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये क्या है, दिस इज माय वैल्यू जजमेंट। इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द प्राइसिंग, इंडिया के गवर्नमेंट को प्राइस को कंट्रोल करने के स्टेप्स। ठीक है, अब वो गवर्नमेंट लेगा स्टेप नहीं लेगा, लेना चाहिए स्टेप नहीं लेना चाहिए, प्राइस बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है, ये सब कहाँ आ जाएगा, नॉर्मेटिव। ठीक है, क्या फैक्ट है वो आएगा पॉजिटिव, और क्या बाकी सब चीज आ जाएगा तुम्हारा के अंदर। ठीक है, देयर आर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आवर इकोनॉमी, हमारे सोसाइटी में कम इनइक्वालिटी है। कम इनइक्वालिटी का मतलब कुछ लोग बहुत रिच हैं कुछ लोग बहुत पुअर हैं, ये फैक्ट है। तो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताया, फैक्ट के बारे में बता दिया कि बहुत लोग रिच हैं बहुत लोग पुअर हैं बहुत लोग मिडिल क्लास हैं, अलग अलग पर्सन का अलग अलग इनकम है। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या बोलता है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए, रिच और पुअर के बीच में गैप है तो उसे कम करना। रिच से टैक्स लेना है ताकि उसका पैसा कम हो जाए, और पुअर को फ्री में बांटना है ताकि उसका पैसा बढ़ जाए, ताकि दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे, ये वैल्यू जजमेंट। ठीक है, तो पॉजिटिव हमें क्या बताता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताओ, पॉजिटिव क्या बताता है, फैक्ट्स के बारे में बता, चाहे वो फैक्ट सही हो चाहे वो गलत हो उससे कोई लेना देना नहीं है, जो फैक्ट है वो हमें बताएगा पॉजिटिव। नॉर्मेटिव क्या बताता है, सजेशन देता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए था, ये सारा चीज हमें कौन बताता है, नॉर्मेटिव। ठीक है, पर्पस, द एम इज टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका रियल डिस्क्रिप्शन होता है। इट एम्स डिटरमाइन द आइडल्स, आइडल्स का मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, के बाद इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कोई वैल्यू जजमेंट्स देता है, लेकिन ये तो वैल्यू बना है। ठीक है, और आखिरी क्या हुआ, बोलो बोलो क्या डाउट है, बोलो। सजेशन, इट इज बेस्ड अपन फैक्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड, एंड डज नॉट सजेस्टिव, ये कोई सजेशन नहीं, ये सिर्फ फैक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, और वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट इज बेस्ड अपन इंडिविजुअल ओपिनियन पर, एंड देयरफॉर इट इज सजेशन। क्लियर है बात। ठीक है, तो आज हम लोग दो नया टॉपिक पढ़े, क्या क्या, पहला नया टॉपिक, जो दो नया टॉपिक पढ़े वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़े, क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़े पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वर्सेस नॉर्मेटिव। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, वैसे भी लाइन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को शुरू करें। नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का जो टॉपिक है, वो वाला टॉपिक पीपीएफ, ये हम लोग बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको शुरू करें। ठीक है।